हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो रीट के लिए लेवल 2 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रही हूँ। 2022 वाले पेपर से मैंने शुरुआत की थी। 2022 वाले पेपर में साइंस के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए। 2021 वाले पेपर में भी, 2017 वाले पेपर के भी करवा दिए। ये जो पेपर है ये 2015 वाला है। तो इसमें जो साइंस के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा लेवल 1 के लिए मैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला प्रश्न दिया गया है, क्या होता है जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है? पहला विकल्प है विरंजक चूर्ण बनता है, दूसरा है बेकिंग सोडा बनता है, तीसरा है धोने का सोडा बनता है, और चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है तो विरंजक चूर्ण बनता है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? पहला विकल्प है लेमार्क, दूसरा है अरस्तु, तीसरा है थियोफ्रेस्टस, और चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो लैमार्क हैं ये विकासशील परिस्थिति विज्ञान के जनक हैं। इन सब के बारे में भी जान लीजिए। जो लैमार्क हैं ये विकासशील परिस्थिति विज्ञान के जनक हैं, और थियोफ्रेस्टस ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, यानी कि वनस्पति शास्त्र के। और चार्ल्स डार्विन, तो चार्ल्स डार्विन जो हैं ये आधुनिक विकास के जनक हैं। तो इन सब के बारे में भी आपको याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है? पहला है देखना, दूसरा है रेखांकित करना, तीसरा है सुनना, और चौथा है जानना। तो इसमें पूछा गया है कि कार्य सूचक क्रिया, तो कार्य सूचक क्रिया है रेखांकित करना। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्य सूचक क्रिया क्या होती है, ये भी जान लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये किसी कार्य से संबंधित है, जैसे लिखना, तोड़ना, खाना, पकाना, ये सभी होती हैं कार्य सूचक क्रिया। तो भी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नता को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उपयुक्त परिभाषा दी, किसने दी है यह पूछा गया है। पहला विकल्प है डब्ल्यू सी डैम्पियर, दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन, तीसरा है पंडित जे.एल. नेहरू, और चौथा विकल्प है जे.बी. कोनांट। तो ये जो परिभाषा है ये परिभाषा है अल्बर्ट आइंस्टीन की। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। डब्ल्यू सी डैम्पियर जो हैं ब्रिटिश वैज्ञानिक और कृषक जो मट्ठे से दुग्ध शर्करा निकालने की विधि विकसित करने के लिए जाने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और जे.बी. कोनांट, तो ये अमेरिकी रसायनज्ञ जो अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए जाने जाते थे, जो अम्ल आधारित रसायन विज्ञान के आधुनिक सिद्धांतों को रेखांकित करता है। तो इन सब के बारे में भी आपको इतनी जानकारी आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सी बाल केंद्रित विधि है? पहला है प्रोजेक्ट विधि, दूसरा है समस्या समाधान विधि, तीसरा है प्रयोगशाला विधि, और चौथा है इनमें से सभी। तो बाल केंद्रित विधियां क्या होती हैं? बाल केंद्रित विधि वह होती हैं जो बच्चों के अनुभवों और जरूरतों को प्रधानता देती हैं, और बच्चों को कार्य या कक्षा की गतिविधियों को सीखने के लिए उनकी रणनीति को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त अवसर भी प्रदान करती हैं। तो इसमें जो विधियां लिखी हुई हैं ये सभी बाल केंद्रित विधियां हैं। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया? पहला विकल्प है रॉबर्ट मिलर, दूसरा है एन.ई. ग्राउंडलैंड, तीसरा विकल्प है बी.एस. ब्लूम, और चौथा है हार्वर्ट स्पेंसर। तो शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया है बी.एस. ब्लूम ने। सी विकल्प इसमें सही है। तो बी.एस. ब्लूम अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने
संज्ञानात्मक उद्देश्यों की एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था दी है और इन्होंने अधिगम उद्देश्यों को 3 ज्ञान क्षेत्रों संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरणा में वर्गीकृत किया है। तो इतना आपको जानना आवश्यक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है साखी अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं। पहला विकल्प है बी एफ स्किनर, दूसरा विकल्प है नॉर्मन ए क्राउडर, तीसरा विकल्प है थॉमस एफ गिलबर्ट और चौथा है थॉर्नडाइक। तो साखी अभिक्रमित अनुदेशन के जनक हैं नॉर्मन ए क्राउडर। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो जो साखी अभिक्रमित अनुदेशन है, इसमें क्या होता है कि छात्र को उत्तर की गुणवत्ता के आधार पर कई संभावित चर्चाओं में से एक में ले जाया जाता है। तो बी विकल्प इसमें सही है। अब जो और विकल्प लिखे हुए हैं उनके बारे में जान लीजिए। बी एफ स्किनर हैं, ये क्रिया प्रसूत सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। थॉमस एल्फ गिलबर्ट, तो ये मानव प्रदर्शन प्रौद्योगिकी के लिए जाने जाते हैं। और थॉर्नडाइक तो परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। तो इन सब के बारे में भी याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी है। पहला है श्यामपट्ट, दूसरा है विज्ञान मेला, तीसरा है पाठ्य पुस्तक और चौथा है श्रव्य दृश्य सामग्री। तो विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सहगामी क्रिया पूछी गई है तो विज्ञान मेला होगा। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है। पहला है OHP, दूसरा है चित्र विस्तारक यंत्र, तीसरा है ग्रामोफोन और चौथा है मायादीप। तो इसमें पूछा गया है कौन सी श्रव्य सामग्री है। तो श्रव्य सामग्री है ग्रामोफोन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला है केवल प्रश्न पत्र तैयार करवाना, दूसरा है अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, तीसरा है अनुशासन बनाए रखना और चौथा है केवल परीक्षा करवाना। अब जिसमें केवल केवल लगा है उन्हें तो पहले ही काट दीजिए। 2 में केवल लगा है तो 2 कट गए। अब आपके पास 2 बचते हैं। अब इसमें लिखा है अनुशासन बनाए रखना, तो अनुशासन बनाना मूल्यांकन का उद्देश्य तो नहीं है। अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है। पहला है परीक्षा प्रतिमान, दूसरा है व्याख्यात्मक शिक्षण, तीसरा है निदानात्मक शिक्षण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो उपचारात्मक शिक्षण अंतिम चरण है निदानात्मक शिक्षण का। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है। पहला है युग्मक, दूसरा है पुष्प, तीसरा है अंडाशय और चौथा है परागकोश। तो पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है ये पूछा गया है, तो वह होता है युग्मक। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है। पहला है स्ट्रेप्टोकोकस, दूसरा है साल्मोनेला, तीसरा है पेंसिलियम और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो पूछा गया है निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी है, तो वह है पेंसिलियम। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो पेंसिलियम एक ऐसा कवक है जिसमें विभिन्न पौधे वृद्धि संवर्धन विशेषताएं हैं। इसमें फाइटो हार्मोन का उत्पादन, फास्फेट घुलनशीलता, एमिनो एसिड का संश्लेषण होता है, इसलिए ये मानव जाति के लिए फायदेमंद है। अगला प्रश्न है जठर रस में होते हैं। पहला है पेप्सिन लाइपेज रेनिन, दूसरा है ट्रिप्सिन लाइपेज रेनिन, तीसरा है ट्रिप्सिन पेप्सिन रेनिन और चौथा है पेप्सिन ट्रिप्सिन लाइपेज। तो जठर रस में होते हैं पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो जठर ग्रंथियों में स्रावित पाचन रस को जठर रस कहा जाता है। जो भोजन पेट में प्रवेश करता है इस जठर रस के साथ मिलने पर अम्लीय हो जाता है। तो जठर रस में यही सब होते हैं, पेप्सिन होता है, लाइपेज होता है और रेनिन होता है। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है। पहला है सल्फर, दूसरा है मैग्नीज, तीसरा है मैग्नीशियम और चौथा है फास्फोरस। तो पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है।
तो वह है मैग्नीज। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, पुरुष में कौन सी कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स का संश्लेषण एवं स्रवण करती हैं? पहला है सर्टोली कोशिकाएं, दूसरा है म्यूकस कोशिकाएं, तीसरा है स्पर्मेंटोगोनिया और चौथा है लेडिंग कोशिकाएं। तो पुरुष में जो कोशिकाएं वृषणीय हार्मोन्स का संश्लेषण एवं स्रवण करती हैं वह होती हैं लेडिंग कोशिकाएं। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का लगभग सामान्य ताप है? पहला विकल्प है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा है 37 केल्विन, तीसरा है 37 फ़ारेनहाइट और चौथा है 37 रैंकिन्स। तो किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और यदि फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, 1 न्यूटन कितने डाइन के तुल्य है? पहला विकल्प है 10 की पावर 4, दूसरा है 10 की पावर 5, तीसरा है 10 की पावर 3 और चौथा है 10 की पावर 6। तो 1 न्यूटन जो है 10 की पावर 5 डाइन के तुल्य है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? पहला है चालन, दूसरा है संवहन, तीसरा है विकिरण और चौथा है सभी में आवश्यकता नहीं। तो ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन, विकिरण। तो जो विकिरण होता है इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। पहला है 996 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा है 664 मीटर प्रति सेकंड, तीसरा है 166 मीटर प्रति सेकंड और चौथा है 332 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्वनि के वेग पर गैस के दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि ध्वनि का जो वेग है वह गैस के दबाव से स्वतंत्र होता है। तो ध्वनि का वेग जितना है उतना ही रहेगा, 332 मीटर प्रति सेकंड। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कपास, दूसरा है ऊन, तीसरा है सिल्क और चौथा है ये सभी। तो जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं और कुछ मानव निर्मित रेशे भी होते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि कौन से प्राकृतिक रेशे हैं, तो कपास, ऊन, सिल्क तीनों ही प्राकृतिक रेशे हैं। तो सभी यानी कि डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का संघटन प्रतिशत है? तो सीमेंट जो है एक महत्वपूर्ण निर्माण सामग्री है। इसे पहली बार इंग्लैंड में 1824 में जोसेफ एस्पिन द्वारा खोजा गया था। इसे पोर्टलैंड सीमेंट भी कहा जाता है क्योंकि यह पोर्टलैंड टापू इंग्लैंड में प्राकृतिक चूना पत्थर के समरूप है। अब इसमें पूछा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का संघटन प्रतिशत, तो इसमें ए विकल्प सही हो जाएगा। 40 से 45% पाया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और 10 से 15% पाया जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, वेब ब्राउजर के उदाहरण हैं। पहला है मोजिला, ओपेरा, नेटस्केप नेविगेटर, नेटस्केप इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स। अब इसमें से बताने हैं कौन से विकल्प सही हैं। तो वेब ब्राउजर के तो ये सभी उदाहरण हैं, मोजिला भी है, ओपेरा भी है, नेटस्केप नेविगेटर भी है, नेटस्केप भी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर भी है, मोजिला फायरफॉक्स भी है। तो इसमें डी विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। पहला है शनि एवं बृहस्पति ग्रह, दूसरा है मंगल एवं बृहस्पति ग्रह, तीसरा है पृथ्वी एवं मंगल और चौथा है शनि एवं यूरेनस। तो क्षुद्र ग्रह जो है, क्षुद्र ग्रह ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो क्षुद्र ग्रह क्या हैं? ये चट्टानी और धातु से बने छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये ग्रहों की तुलना में बहुत छोटे हैं, तो इन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है निम्न में से सोनार तकनीक काम में ली जाती है। पहला है जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए। दूसरा विकल्प है वायु में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए। तीसरा है जल में स्थित पिंडों की दूरी एवं दिशा नापने के लिए। और चौथा है वायु में स्थित पिंडों की दिशा एवं चाल नापने के लिए। तो सोनार तकनीक काम में ली जाती है जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा एवं चाल नापने के लिए। ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सोनार क्या है? तो यह वह तकनीक है जो मार्ग निर्देशन के लिए ध्वनि प्रसार का उपयोग करती है, पानी की सतह पर या नीचे वस्तुओं के साथ संचार करती है या वस्तुओं का पता लगाती है। सोनार का पूर्ण रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, और यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है नीचे दी गई अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि जो गलत है वह बताना है। यह अभिक्रिया दी गई है। अब विकल्प लिखे हुए हैं सीसा अपचयित हो रहा है, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, तीसरा लिखा है कार्बन उपचयित हो रहा है, और चौथा है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो इसमें जो गलत है वह बताने हैं। तो सीसा अपचयित हो रहा है, ये गलत है। तो एक तो इस प्रश्न का उत्तर पहला हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, ये भी गलत है। इसमें कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रही है। पहला और दूसरा इसमें गलत है, तो ए विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछे गए हैं। सही पूछे जाते तो तीसरा और चौथा उत्तर होता। अब अपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो अपचयन अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें या तो हाइड्रोजन का जोड़ होता है और या ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, तो वह कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। और इसमें क्या है कि इसमें जो लेड ऑक्साइड है वह ऑक्सीजन का ह्रास कर रहा है, इसलिए अपचयित हो रहा है, और इसीलिए चौथा इसमें सही है। पहला इसीलिए गलत है क्योंकि इसमें लिखा है कि सीसा अपचयित हो रहा है, और गलत ही पूछे गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नांकित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। यह अभिक्रिया दी गई है, हमें MX + Y + Z का मान बताना है। तो इसमें जो आपका सी विकल्प लिखा हुआ है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। पहला विकल्प है ताप की वह मात्रा जो 10 ग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। दूसरा विकल्प दिया गया है ताप की वह मात्रा जो 1 लीटर द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। तीसरा है ताप की वह मात्रा जो 1 मिली द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक होती है। और चौथा विकल्प है ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। तो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पूछी गई है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ताप की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन के लिए आवश्यक होती है। अगला प्रश्न दिया गया है 8 ग्राम ऑक्सीजन अणु में कणों की संख्या होगी। तो ऑक्सीजन का जो आणविक द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? 32 ग्राम। अब 8 ग्राम में मोल्स की संख्या कितनी होगी? तो 8/32। तो इससे हमें मोलों की संख्या पता चल जाएगी 0.25। अब अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें हम जो एवोगाड्रो संख्या होती है उससे कर देंगे गुणा। तो 0.25 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23, इससे हम गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसका गुणा कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा। बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो सभी प्रश्न जो साइंस के थे वो मैंने सॉल्व करवा दिए हैं।
किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अभी तक जो वीडियो आ चुके हैं आप लोगों ने यदि नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।